अफगानी नागरिक हैं, राजधानी दिल्ली में है मुस्कान। वो कह रही हैं अफगानिस्तान की मौजूदा जो स्थिति बनी हुई है उसके लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान जिम्मेदार है। मैं बस अपनी बहन मुस्कान को ये बताना चाहता हूं कि इनके लाखों अफगान बहन भाई पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि पनाह लेके बैठे हैं, क्योंकि इनकी जो फौज है और इनकी जो हुकूमत है वो इनको छोड़ के चली गई है। मेरी बहन इंडिया चली गई, अगर इनके जो बाकी बहन भाई पाकिस्तान आए हैं जरा उनको भी फोन करके पूछें कि वो किस तरह मजे की जिंदगियां गुजार रहे हैं। बोझ पाकिस्तान पर है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के ऊपर बोझ पड़ेगा जब इतने रेफ्यूजीज आएंगे। पिछले 40 साल से लाखों अफगान बहन भाइयों को पनाह दी, लेकिन मेरी बहन इंडिया जाकर अगर पाकिस्तान को गालियां देगी, पाकिस्तान को इल्जाम ठहराएगी तो इसकी मर्जी है। मैं इल्जाम नहीं लगाती हूँ, ये मेरा पर्सनली इल्जाम नहीं है, ठीक है। मैं पर्सनली इल्जाम नहीं लगाती हूँ, ये पूरा अफगान लोग का इल्जाम है, ये पूरा अफगान लोग बताती है। मुल्ला बरादर जो वहाँ पे आया है, जो अभी मुल्ला बरादर के नाम से आया है काबुल अफगानिस्तान में, उसका आईडी क्या है, उनका आईडी क्या है, वो पाकिस्तानी है कि नहीं, वो पाकिस्तानी है कि नहीं, उसका वो कहाँ से है। कमर चीमा साहब, आपको याद रखना चाहिए कि आज वहां पर आतंक के सारे बड़े बड़े सरगना मौजूद रहते हैं। ओसामा बिन लादेन तो एक दौर में पाया ही गया था, अब चाहे मसूद अजहर हो, चाहे मुल्ला उमर हो, सबका कनेक्शन पाकिस्तान से निकलता। दुनिया का सबसे बड़ा टेरर का सेंटर आज उस जमीन के ऊपर है, और उसके बाद इनको किसी प्रकार का जिसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन नहीं है। जाहिर है मैं मुस्कान के साथ पूरी अपनी सॉलिडारिटी रखती हूँ, हम तमाम को रखनी चाहिए और हम तमाम रखते भी हैं। इवन चीमा साहब ने मुझे लगता है उनके साथ पूरी सॉलिडारिटी का इजहार किया है। लेकिन देखिए बात यह है कि ये जो आप ब्लेम लगाने की एक पाकिस्तान पे आप इसका मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल फेयर नहीं है। ये तालिबान को तो हमने खुद कहा है कि आप ये जो टीटीपी है, जो कि आपको पता है कि उसको रॉ भी फंड करती है, चक हेगल का एडमिशन है ये, तो हमने तो उनको कहा है कि उनको कंट्रोल करें। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, हमारे यहाँ पर आए दिन धमाके करा रहे हैं, हमले कर रहे हैं, तो हम तो खुद वहाँ पर जो हालात है उसकी वजह से हम सबसे बड़े सफरर हैं। इतना बड़ा हमारा इनसे बॉर्डर लगता है, हम वो सील करने जाते हैं तो ये अफगानिस्तान जो एक्स अफगान हुकूमत थी जो भाग गई, तो वो उस वक्त उसको अपोज करते थे, उसकी खिलाफत करते थे कि बॉर्डर क्यों सील कर रहे हैं। बॉर्डर सील ना करें तो यहाँ दहशतगर्दी खुद करवाते थे और हम पे इल्जाम वहाँ पे आयद करते थे। आंकड़ा बहुत कम है, भारतीय कम बचे हैं। हम शायद डेडलाइन के पहले तमाम भारतीयों को वापस ले आएंगे, लेकिन इसके बाद क्या, इंडिया का स्टैंड क्या है? अफगानिस्तान को आतंकिस्तान बनते हुए पूरा विश्व क्या यूं ही देखेगा? जो भी डेवलपमेंट अफगानिस्तान में हुए हैं, इससे आतंकवाद को बल मिलेगा। यहां अब्दुल बासित साहब बैठे हुए हैं। कल पाकिस्तान, रविवार को पाकिस्तान में एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ। 2 आर्मी के जवान जो पाकिस्तान के हैं, उनको गोली से अफगानिस्तान की जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने उड़ा दिया। पाकिस्तान ने रिटेलिएशन करके उनके 2-3 लोगों को मार दिया है। मुझे आज हिलरी क्लिंटन के वो शब्द याद आते हैं, आप अगर सांप और सपोलों को अपने आंगन में पालोगे और सोचोगे कि वे सांप और सपोले दूसरों को ही काटेंगे, तो वो दिन भी दूर नहीं जब वो सांप और सपोले पालने वालों को भी काटते हैं। तालिबान डबल गेम खेल रहा है, यहाँ से बाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ नहीं है, साथ में अमेरिका को खबर भी दे रहा है किस तरीके से उन्होंने अपने ड्रोन्स के द्वारा ISIS के को ठिकाना बना करके मारना चाहिए। तो ये जो डबल गेम हो रहा है, पाकिस्तान खेल रहा है, तालिबान खेल रहा है, ये सारे के सारे फंसेंगे और आप देखेंगे कि अगले आवाज आ रही है आपको? मेरा मामला ये है कि मुझे यूं लगता है कि इस सारे मामले में भारत एक्सपोज हो गया है। जिस तरीके से आप लोग शोर गोगा मचा रहे हैं, सारी दुनिया एक तरफ खड़ी है, आप एक तरफ खड़े हैं, तो यूं लगता है कि भारत ही एक्सपोज हो गया इस सारे किस्से में। चूंकि अब आपको अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के मौके नहीं मिलेंगे पाकिस्तान में, तो आप लोग अब थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रही है। एक तो आप लोग इररिलेवेंट हो गए हैं और आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि आप क्या पॉलिसी पोजीशन लें इस सारे मामले में। तो मैं तो यही राय दूंगा भारत के लोगों को, दानिश्वरों को, वहाँ की हुकूमत को कि फैसला कर लें कि आपने क्वाड के साथ खड़ा होना है या अपने रीजन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़ा होना है। आपने अपने खिते में अमल लाना है कि इस खिते को मजीद आपने दहशतगर्दी की नजर करना है। 1 सितंबर आने में सिर्फ 1 दिन का फासला है। कई और राज्यों में स्कूलों की घंटियां फिर बजने वाली हैं। बच्चों के स्कूल दोबारा खुल रहे हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में 9 से 12 तक के स्कूल खुल रहे हैं। हरियाणा में क्लास 4 और 5 के बच्चे स्कूल आ सकेंगे। तेलंगाना और तमिलनाडु में 8वीं से 12वीं तक की पढ़ाई स्कूलों में हो सकेगी। असम में 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने स्कूलों के खुलने की गाइडलाइंस जारी की हैं। क्लासरूम में अधिकतम 50% क्षमता रखने की इजाजत है। सभी टीचर और अन्य स्टाफ वैक्सीनेटेड होने चाहिए। छात्रों को एक दूसरे का लंच, कॉपी किताबें और स्टेशनरी साझा करने की इजाजत नहीं होगी। जो छात्र और टीचर कोविड कंटेनमेंट जोन में होंगे उन्हें स्कूल कॉलेज आने से रोका जाएगा। लेकिन लाख टके का सवाल है कि क्या ये कोरोना गाइडलाइंस पर्याप्त हैं? क्या बच्चों की सुरक्षा इतने से सुरक्षित होगी? There has been a whole question mark raised about the wisdom of opening schools. So now we are to look at all the aspects of it, and what they have said over there is that there is a multi-layer. Multi-layer means that everybody is vaccinated when they go to school. They go, there is ventilation which is made, all the precautions of distancing are done, and masking is 100%. कोरोना काल में स्कूल खोलने के मद्देनजर भारत अमेरिका से सीखकर खुद को तैयार कर सकता है। अमेरिका ने जुलाई में स्कूल खोलने का फैसला किया था। वहां अब बच्चों में कोविड-19 के बढ़े मामले देखे जा रहे हैं। जून में अमेरिका में तकरीबन 10,000 कोविड केस बच्चों में रिपोर्ट हुए थे। 12 अगस्त तक वहां बच्चों में कोरोना के मामले बढ़कर 1,20,000 तक पहुंचे। 19 अगस्त तक इसमें तकरीबन 50% का और उछाल आया और 1,80,000 बच्चे कोरोना से पीड़ित हो गए।